हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स चैप्टर का कार से संबंधित प्रश्न, जो कि जितने भी 2018 से लेकर अब तक प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में, सभी को कवर करें। चाहे आपका एलपी टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो या जेई का हो, सभी इसमें प्रश्न हैं और सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको पता है कि रेलवे का कैलेंडर जारी हो चुका है, तो आप हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए कंप्लीट साइंस का क्वेश्चन करा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, हम कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे। किसी प्रकार से अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल हमारा एक सवाल में डाउट था, उसको हम बता दे रहे हैं। आपका प्रश्न है P=1/f, यानी कि डायप्टर का जो सूत्र होता है, हमने वहाँ पे बताया था एफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं, एफ आपकी फोकस दूरी होती है। ठीक है, क्या होती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम जब क्षमता निकालते हैं लेंस की नहीं, तो फोकस दूरी को हम मीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं? मीटर में। तो हमारा डायप्टर किस में मापते हैं? प्रति मीटर, यानी 1/मीटर, जो आपका हो जाएगा प्रति मीटर। ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। वहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी बताया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। P=mv, संवेग पहला ऑप्शन नंबर ए है, mv। इसमें क्या है कि m क्या है? द्रव्यमान है, v वेग है। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया? इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी प्रकार से विस्थापन है। विस्थापन क्या है? तो वह न्यूनतम दूरी है जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की होती है। जिससे मान लीजिए यह ए है, यह आपका बी हो गया, यह आपका सी हो गया, तो ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। यह किसी पर्टिकुलर दिशा में मापी जाती है, इसलिए इसमें भी परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। कार्य कार्य जो आपका ऑप्शन सी है, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और बल में भी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन को हम मीटर में मापते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। इस प्रश्न के हिसाब से कौन अधिक काम कर सकता है? तो आपकी बंदूक की एक चलती हुई गोली। ठीक है, इसमें स्पष्ट है कि बंदूक की जो गोली चल रही है वह अधिक वेग से चल रही है। ठीक है, इसलिए यह आपका काम सबसे अधिक करेगी। अगला प्रश्न हमारा है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु पर 2 मीटर विस्थापित कर सकता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण निकालना है। तो आपको पता है W=FD cos थीटा, FD cos थीटा होता है। आपको W का मान दिया है कितना? 20 जूल। F का मान कितना दिया है? 20 न्यूटन। D का मान कितना दिया है? 2 मीटर। और आपको cos थीटा निकालना है। 20 से 20 गया तो cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा, इधर जाएगा 2 तो 1/2 हो जाएगा। और cos थीटा यानी 1/2 किसका होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है। कितने? 60 डिग्री का। था cos से cos गया, यानी कि थीटा = आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यह आपका देख रहे हैं, यह प्रश्न आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन करिए, ये मत देखिए कि आप ग्रुप डी में पूछा गया है या एनटीपीसी में पूछा गया है, जेई में पूछा गया है। यहीं से सब प्रश्न बनते हैं, जेई में भी, एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी, तो सब में प्रश्न पूछा जाता है। तो सब प्रश्नों को आपको कवर करना है। अगला हमारा प्रश्न है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से
1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है, तो पोर्टर जो है ज़मीन से 12 kg का सामान उठाता है। आपका एम कितना दिया है 12 kg। 1.5 मीटर ऊपर उठाता है यानी कि आपका एस कितना दिया है, या एस या डी जो भी मान लेते हैं, 1.5 मीटर। और जी का मान आपको पता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो इसको हम निकालेंगे, कार्य बराबर आपका हो जाएगा एम जी एच। एम कितना है 12, जी कितना है 10, एच कितना है 1.5 मीटर। तो 10 से दशमलव चला जाएगा यानी कि 15 × 12 आपका हो जाएगा 180 जूल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो आपका सूत्र हो जाएगा W = F × D। W का मान दिया है 20,000 जूल और आपको F निकालना है, D का मान दिया है 4000। 3 0 से 3 0 गया और 4 से 20 काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5। यह बराबर 5 न्यूटन आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, यह आपका ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तरीका समझिए। अगला प्रश्न हमारा है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। दूसरा नंबर है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इसे केंद्र पर रखने, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। यानी कि प्रश्न है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण स्थिति ऊर्जा को डैश के रूप में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर किए गए कार्य को बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, 1 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। आपका कार्य का सूत्र है, जब वस्तु को हम ऊपर उठाते हैं तो उस प्रकार से कार्य का आपका सूत्र हो गया mgh। m कितना है 1 kg, g कितना है 9.8 और h कितना है 10 मीटर तक उठाया जाता है। यह आपका हो जाएगा 98 जूल। लेकिन याद रखिएगा, पूछा क्या है सवाल में, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्व बल, आप वस्तु को उठा रहे हैं ऊपर, ठीक, गुरुत्व बल नीचे लग रहा है ना, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, वस्तु उठ रहा है ऊपर, यानी कि दिशा वस्तु को हम किधर विस्थापित कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और बल किधर लग रहा है नीचे की तरफ, यानी कि कार्य आपका हो गया माइनस में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका -98 जूल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में सवाल पूछे कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य तो वो आपका ऋणात्मक होगा। अगर नहीं दिया है तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 98 जूल भी दिया है और -98 जूल भी दिया है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि -98 होगा कि +98 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य
इसलिए ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उस जमीन से 2 मीटर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। कुली है, वह किसी सामान को अपने सर पर रखता है जिसकी दूरी 2 मीटर है। तो कुली द्वारा किया गया कार्य W = mgh हो जाएगा। m कितना है 20 केजी, जी यहाँ पे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, h 2 हो गया, तो आपका 2 दूना का 4 हो गया और 2 जीरो, यानी कि 400 जूल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 जूल कार्य किया। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि जब कुली अपने सर पे 20 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा है और एक जगह खड़ा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो 0 होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने सर पे रखा कितना भी द्रव्यमान रखे रहे, वो भले थक जाए लेकिन वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो W = F कितना है 1 और दूरी कितना है 1, यानी कि आपका 1 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह आपका LP में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो बस आप कंसेप्ट को समझिए, सवाल बहुत आसान आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन में आपका 0.01 जूल भी दिया है, 10 जूल भी दिया है, 100 जूल भी दिया है, 1 जूल भी दिया है। तो आपको समझना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्योंकि हम दूरी को मीटर में मापते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, और बल को SI मात्रक यानी न्यूटन में मापते हैं। तो 1 न्यूटन और 1 मीटर बराबर 1 जूल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। ठीक, आपका 10 केजी हो, 20 केजी हो, 30 केजी हो, कितना ही उसका द्रव्यमान हो, यदि व्यक्ति सिर्फ उठाकर खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। ठीक, और कोई भी व्यक्ति अपने सर पे कितना भी वजन रख ले और रखने के बाद वह प्लेटफार्म पर चल रहा है, चलते चलते भले थक जाए फिर भी वह कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है और अपने सर पे वजन रखा है तो उस लगाए गए बल किधर लग रहा है? आपको नीचे की तरफ, और विस्थापित किधर होगा? इधर, या तो इधर हो जाएगा। तो विस्थापित और यानी कि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। तो इस स्थिति में भी वह कुली या कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, उस समय हम कार्य को 0 मानेंगे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, जब कोई भी द्रव्यमान हो उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड कर देते हैं तो उसमें कार्य निकालते हैं, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि हुई वही उसका क्या हुआ? कार्य हुआ। तो हम गति ऊर्जा में वृद्धि निकाल लेते हैं। तो W हो जाएगा, यानी कि KE = 1/2 mv²। 1/2 m कितना है? 4 किलोग्राम, v² हम डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले था 5 मीटर, अब हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि
10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, हमने 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर क्यों किया आगे बताते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। 2 से हम 4 काटेंगे तो हो जाएगा 2। 100 में से 25 गया तो बचा 75। 75 गुणे 2 कितना हो गया 150 जूल, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 150 जूल। ठीक, याद रखिएगा, जब भी किसी भी द्रव्यमान है और क्षैतिज दिशा में उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम उसके गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन हुआ वही उसका कार्य होता है, तो उसी को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमने 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्यों लिया। जब हम गतिज ऊर्जा परिवर्तन का अंतर लेंगे, मान लीजिए कि हमारा 1/2 mv स्क्वायर, भी पहले कितना हुआ, पहले 5 था, अब कितना हो गया 10, तो हम 10 का स्क्वायर लेते हैं। फिर माइनस 1/2 mv स्क्वायर, अब कितना हो गया 5 का स्क्वायर। इसलिए जब हम 1/2 m कॉमन लेंगे तो 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बचेगा, इसलिए हमने वहाँ पे 10 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर लिया था। ठीक है, यह भी सवाल आपका एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि किसी प्रकार से क्वेश्चन में आपको डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है, हम यहाँ पे सभी टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। आप हमारे साथ विश्वास रखिए, ट्रस्ट बनाए रखिए, हम आपको संपूर्ण सिलेबस कराएंगे। अगला प्रश्न है, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तब निकाल लेते हैं। W = mgh। ठीक है, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराए, मतलब ऊपर से हमने गिराया, 2 मीटर की दूरी से गिरती है, जो h है उसकी 2 मीटर है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य कितना होगा, निकाल लेते हैं। m हमारा हो गया 0.1, g हो गया 98 और दूरी हो गया 2 मीटर। ठीक, तो 98 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 8 16, 2 18 19, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है, आप देखिए यह कोई छत है, छत से हम जो बॉल है उसको हम नीचे गिरा रहे हैं। अब गुरुत्वाकर्षण यानी जी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, जिधर को जी लग रहा है उधर बल भी, मतलब बॉल भी गिर रहा है, यानी कि यहाँ पे कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी कि कार्य में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे, याद रखिएगा। यदि यही हम बॉल को ऊपर फेंकते, नीचे से ऊपर फेंकते, तब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता, लेकिन बॉल गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गिर रहा है, इसलिए यहाँ पे कार्य आपका प्लस में होगा, यानी कि प्लस आपका हो जाएगा 0.96 जूल। ठीक है, यहाँ पे 9.8 है, तो यहाँ पे आपका 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 1.96। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न 13 है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, उदासीन हो, शून्य हो। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होना चाहिए, उसका विस्थापन शून्य होना चाहिए। कोई वस्तु है, उस पर हम बल लगा रहे हैं,
यदि उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है तो उस समय किया गया कार्य शून्य होगा। मान लीजिए एक दीवार है और दीवार को आप धक्का दे रहे हैं और दीवार वहाँ से नहीं हट रही है, तो उस समय आप भले दिन भर धक्का देते रहिए लेकिन कार्य कोई नहीं कर पाएंगे। उस समय कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। W इक्वल टू हो जाएगा mgh। जब ऊपर उठा रहा है तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे mgh। m कितना है? mg आपका हो गया 120 न्यूटन हो गया, h कितना हो गया? 2, यानी कि आपका 240 जूल कार्य किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश होगा। यदि कार्य का मान धनात्मक है तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान ऋणात्मक है तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। याद रखिएगा। मान लीजिए हम गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं तो हमारे ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा। यदि हम विपरीत में कार्य कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा में क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है, तो यही आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है तो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भार लिया है और भार और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ पे विस्थापन हो नहीं रहा है। यदि 90 डिग्री कोण बने तब भी कार्य जीरो और विस्थापन नहीं होगा तब भी कार्य जीरो। सचिन 4 किलोमीटर चलता है तो यहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है। कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेकर जाता है तो यहाँ पे भी कुछ कार्य हो रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे भी कुछ कार्य हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। ठीक, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? जब विस्थापन बल की दिशा में हो। और बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा? जब विस्थापन बल के विपरीत हो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? देख लीजिए, हर्ष पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने पर असफल है। तो किस गतिविधि में कह सकते हैं कार्य हो रहा है? तो खुशी घर को दीवार को धक्का दे रही है लेकिन वह असफल है, तो डी में कार्य नहीं होगा। श्रुति कुर्सी बैठी है, सी में भी कार्य नहीं होगा। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, यहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे एकदम नहीं कार्य हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का उत्तर बी ही होगा, जो कुछ कार्य हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वह चल रही है तो कुछ न कुछ यहाँ पे कार्य हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एक कुली 100 मीटर की दूरी पर 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? 100 मीटर की दूरी, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? हमने बताया कि यदि कुली 100 न्यूटन को उठाए, चाहे 150 न्यूटन को उठाए, चाहे 50 न्यूटन को उठाए, अपने सर पे रखकर चल रहा है, ठीक है, या उठाया है, 500 न्यूटन का दूरी, 500 न्यूटन का वजन
100 मीटर तक लेकर गया तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि जो बल है और विस्थापन है उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए उसके द्वारा कुल्ली द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी प्रकार से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद।